देखिए मेरे हिसाब से MIM जो है वो एक बीजेपी की बी टीम की तरह काम करती है। क्या लगता है कि जो खासतौर पर मुस्लिम जो बेटियां हैं वो आगे बढ़ रही है और ओखला की बेटी अब आगे विधानसभा में भी आवाज बुलंद करेगी? कांग्रेस पार्टी ने एक खवातीन को, एक महिला को टिकट देकर ये साबित करा कि वो कितना महिलाओं की अपलिफ्टमेंट और एम्पावरमेंट के लिए जेन्युइनली बिलीव करते हैं और उस पर काम भी करते हैं। मैं पॉलिटिकल लेगेसी में बिलीव नहीं करती हूँ, लेकिन हाँ मैं काम की लेगेसी में बिलीव करती हूँ। जिनको ज्यादा टाइम दिया जाता है वो कमजोर कैंडिडेट्स को दिया जाता है। तो मैं एक वाहिद ओखला की ऐसी उम्मीदवार हूँ, कैंडिडेट हूँ जो ओखला की सरजमी पे पैदा हुई। खास तौर पर ओखला विधानसभा के मुद्दे क्या है? सारी विधानसभाओं का हशर खराब है, लेकिन जो वर्स्ट कंडीशन में है आज की तारीख में वो ओखला विधानसभा है। सड़कों का जो हशर है, 2-2, 3-3, 5-5 साल से सड़कें खोद के डाल चुके हैं। केजरीवाल जी कहते हैं कि हमने 99% दिल्ली में पीने का पानी अवेलेबल करा दिया है, तो आपने ओखला को उस 1% में क्यों रखा है? DSCS वाले 2-2 लाख रुपए में मीटर लगाते हैं रिश्वत लेके। कांग्रेस जो कहती है वो करके दिखाती है। केजरीवाल जी ने जितनी बातें पिछले 10 सालों में कही हैं उसमें से एक भी इंप्लीमेंट नहीं हुई। डेवलपमेंट का मुद्दा उठाएंगे, उसी मुद्दे को लेकर लोगों के बीच जाएंगे और अपनी काबिलियत की बुनियाद पर लोगों से वोट मांगेंगे। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं फैक्ट पोस्ट और आपके साथ मैं हूं शाहबाज। दिल्ली का दंगल शुरू हो चुका है और 70 की 70 विधानसभाओं पर हम जा रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर माहौल कैसा है। लेकिन इस बीच कांग्रेस की एक और लिस्ट आ गई है और उस लिस्ट में एक ऐसी शख्सियत का नाम आ गया है जिसका इंतजार बहुत सारे लोग कर रहे थे। यहाँ पर मौजूद है हमारे साथ अरीवा खान। बहुत बहुत इस्तकबाल आपका, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सभी लोगों को। मैं भी यहाँ से गुजर रहा था तो हमने चलते हुए देखा कि आपके फादर खड़े थे, आसिफ खान साहब जी। तो मैंने पूछा कि भाई कहाँ हैं, तो कहने लगे कि अभी सिंबल लेने के लिए गए। तो सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद कि कांग्रेस ने आपके ऊपर एक तरीके से भरोसा जताया है। जी, मैं इससे पहले 2 से 3 मरतबा आपसे मिला था तो आपने कहा कि भाई जब तक सिंबल नहीं मिलेगा। जी। तो सवाल मेरा पहला जहन में यही आ जा रहा है कि आखिर इतनी देर क्यों लगी, क्योंकि 20 दिन सारे रह गए हैं। जी। देखिए नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए पहली बात, मैंने आपसे जो आप कह रहे हैं, मैंने कहा कि सिंबल मिलने के बाद ही मैं कोई बात करूंगी, क्योंकि देखिए मैं मजबूती से बात रखने में बिलीव करती हूँ। मैं नहीं इस बात में बिलीव रखती कि कोई हल्की बात करी जाए। हमारा एक प्रीवियस आप अगर देखें ट्रैक रिकॉर्ड मेरा या मेरे वालिद साहब का, तो वो यही रहा है कि हमने हर चीज़ कॉन्क्रीट ज़मीन पर करी है। हम ज़मीनी नेता कहलाए जाए, हमेशा से कहलाए गए हैं ओखला में, और उसी की बुनियाद पर मैं अपना भी पॉलिटिकल करियर बना रही हूँ और मेरी आइडियोलॉजी भी यही है। और दूसरी बात जो देरी की बात है, तो देखिए कांग्रेस पार्टी की एक पॉलिसी होती है, एक सिस्टम होता है जिसके तहत वो काम करते हैं। मेरा इनफैक्ट जो काउंसलर का इलेक्शन हुआ था 2 साल पहले, वो टिकट भी मुझे नॉमिनेशन से एक रात पहले ही लिस्ट आई थी। तो इसमें कोई वो बात नहीं है, बल्कि मैं ये बात कहना चाहती हूँ कि देखिए असल इलेक्शन तो नॉमिनेशन के बाद ही शुरू होता है। असल इलेक्शन नॉमिनेशन से पहले, और जिनको ज्यादा टाइम दिया जाता है वो कमजोर कैंडिडेट्स को दिया जाता है, जिनको अपना ग्राउंड बनाने की जरूरत होती है, जिनको ज्यादा मेहनत की जरूरत होती है, जो कमजोर होते हैं। मजबूत दावेदारोों के लिए 20 दिन भी बहुत 20 साल के बराबर होते हैं। ये बहुत अच्छी आपने बात कही है कि अगर जिसकी बुनियाद मजबूत हो तो उनकी बिल्डिंग थोड़ी सी अच्छी और आलीशान बनती है। बिल्कुल। अभी फिलहाल आप काउंसलर हैं और हम देखते हैं कि कितना काम वहाँ पर हुआ है जी। लेकिन एक चीज मैं समझना चाह रहा था कि अगर आपको टिकट मिला है, आपको कांग्रेस की तरफ से एक तरीके से उम्मीदवारी आपको दी गई है जी, सवाल जहन में ये उठता है कि ओखला विधानसभा क्षेत्र जहाँ पर हम देखते हैं कि इससे पहले आपके फादर यहाँ से विधायक रह चुके हैं 2 बार और अब नेक्स्ट पीढ़ी आप आ रही है जी। क्या लगता है कि जो खासतौर पर मुस्लिम जो बेटियां हैं वो आगे बढ़ रही है और ओखला की बेटी अब आगे विधानसभा में भी आवाज बुलंद करेगी? बिल्कुल। देखिए महिलाओं की भागीदारी एक बात हम कहते हैं कि होनी चाहिए, हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, लेकिन जब कॉन्क्रीट कुछ ग्राउंड पे करने के लिए होता है तब वो चीजें सिर्फ जुमले रह जाते हैं। लेकिन मेरे लिए देखिए ये एक बहुत फॉर्चुनेट बात है कि मैं एक ऐसी पार्टी का हिस्सा हूँ, मैं एक ऐसे लीडर की सिपाही हूँ जो हमेशा महिलाओं की भागीदारी में बढ़ चढ़कर
और पूरे जोरों शोरों से उसको कॉन्क्रीट इम्प्लीमेंटेशन भी करते हैं। आज से कई साल पहले विमेन रिजर्वेशन बिल पार्लियामेंट में अगर कांग्रेस की मेजॉरिटी होती दोनों हाउसेस में तो वो पास नहीं सिर्फ इम्प्लीमेंट भी हो चुका होता, लेकिन क्योंकि एक हाउस में हमारी मेजॉरिटी नहीं थी तो वो बिल अटक गया। और आज भी देखिए कि उसको सिर्फ पास किया गया, इम्प्लीमेंटेशन की उसकी अभी भी कोई नियत नहीं है, जो सिटिंग सेंटर में बीजेपी की सरकार है। तो देखिए मैं इतनी फॉर्चुनेट हूँ कि पिछले 2 साल पहले जो मेरा काउंसलर का इलेक्शन हुआ जी, मेरी सीट 188 वार्ड 188 जो है वो जनरल सीट थी, वो विमेन रिजर्व सीट नहीं थी। उसके बावजूद कांग्रेस पार्टी ने एक खवातीन को, एक महिला को एक जनरल सीट से टिकट देकर ये साबित करा कि वो कितना महिलाओं की अपलिफ्टमेंट और एम्पावरमेंट के लिए जेन्युइनली बिलीव करते हैं और उस पर काम भी करते हैं। सिर्फ बातें नहीं है, इम्प्लीमेंटेशन भी है। और हमने पार्टी, मेरे सामने 5 आदमी लड़ रहे थे, 6 आदमी, और हमने कांग्रेस पार्टी को वो सीट निकाल के कांग्रेस की झोली में डाली। और एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी ने, अभी तो रिजर्वेशन है नहीं और विधानसभा में अभी पता भी नहीं रिजर्वेशन का, लेकिन अभी भी उन्होंने मुझे इस काबिल समझा, मुझ पे यकीन और भरोसा जताया कि मैं एक महिला होने के नाते महिलाओं की आवाज को बुलंद करूं। आपने जो बताया कि कंपटीशन तगड़ा था, मैं कंपटीशन को अगर मैं देख रहा हूँ ओखला में, मैं अलग अलग जगह पर जा रहा हूँ, फैक्ट पोस्ट की टीम ये जाकर कोशिश कर रही है जानने की कि मिजाज कैसा है जी, लोगों के मन में क्या चल रहा है। और कंपटीशन की अगर बात की जाए तो आम आदमी पार्टी से अमानतुल्लाह खान जी, और बीजेपी के भी कैंडिडेट हो गए हैं, एक कैंडिडेट AIMIM ने बता दिया है, और अब आपको कांग्रेस का हो गया है। यानी कि ट्रायंगल की जगह चतुष्कोणीय मुकाबला हो गया है। सवाल ये है कि 3 को आपको बीट करना है, और बीट इस हिसाब से करना है क्योंकि 10 साल पहले जो आपके फादर की सीट थी उसको हासिल करना है। देखिए आपकी जो बात है कि फादर की सीट को हासिल, देखिए मैं पॉलिटिकल लेगेसी में बिलीव नहीं करती हूँ, लेकिन हाँ मैं काम की लेगेसी में बिलीव करती हूँ। मेरे वालिद साहब ने जिस तरीके से ओखला को एक तरह से कहते हैं ना, सींचा साचा, अपना खून पसीना बहाया इस सरजमी के लिए। और देखिए मैं आपको बताऊं तो मैं एक वाहिद ओखला की ऐसी उम्मीदवार हूँ, कैंडिडेट हूँ, जो ओखला की सरजमी पे पैदा हुई है। यहाँ जितने कैंडिडेट्स हैं सब बाहर के लोग हैं। मैं ही यहाँ पैदा हुई हूँ, मैं ही इन्हीं गलियों में मैंने अपना बचपन गुजारा, इन्हीं मोहल्लों में गुजारा, यहाँ के लोगों के गोदों में मैं खेली हूँ। और मैंने बचपन में हर तरह का दौर देखा, वो अच्छा दौर भी देखा जब शीला जी की सरकार थी और काम होता था, और फिर वो बड़े होके बुरा दौर भी देखा जब ओखला को बदहाल कर दिया गया। तो देखिए ये बात है कि काम की लेगेसी होनी चाहिए कि काम जो करे वो आगे बढ़े। और कहीं ना कहीं जो आप कह रहे हैं कि कंपटीशन है, तो देखिए मैं इलेक्शन को कभी कंपटीशन की नज़र से नहीं देखती हूँ, मैं एक मौके की नज़र से देखती हूँ कि ऊपर वाले ने, अल्लाह ने आपको एक मौका दिया है और आप नुमाइंदे के तौर पे अगर आते हैं, आवाम अगर आपको मौका देती है तो आप उनकी खिदमत करें। उनका ये राइट है, उनके हुकूक हैं कि उनको अच्छी चीज़ें, अच्छी फैसिलिटीज़, एमिनिटीज़ उनको प्रोवाइड कराई जाए। और हम नुमाइंदे के तौर पे अगर आते हैं तो ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम उनके लिए काम करें। हम सिर्फ जुमलेबाजी के लिए नुमाइंदा नहीं बनते हैं, हम उन्हें काम करने के लिए और उनको वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए। तो देखिए मैं अपना कंपटीशन किसी को नहीं मानती हूँ। अच्छा। मैं कहती हूँ मेरा कंपटीशन मैं खुद हूँ। एज अ काउंसलर मैंने जितना काम किया, मुझे उससे बेहतर, लाख गुना बेहतर काम एक विधायक के तौर पे मैं करूंगी इंशाल्लाह, अगर लोग मुझे एक नुमाइंदे के तौर पे चुनते हैं। और मैं ये बात भी कहूंगी, देखिए कि इस इलेक्शन में सबसे बड़ा जो एजेंडा है वो है डेवलपमेंट। सबसे बड़ा भी नहीं, एक लौता एजेंडा है डेवलपमेंट का। और मैं बिना किसी कंट्रोवर्सी में पड़े, बिना किसी कंट्रोवर्शियल बातों में पड़े, मैं सिर्फ और सिर्फ फोकस करना चाहती हूँ डेवलपमेंट के मुद्दे पर। क्योंकि देखिए आवाम को सिर्फ डेवलपमेंट चाहिए, वो किसी सिंपैथी में उन्हें कोई मतलब नहीं, किसी सिंपैथी से उन्हें किसी कंट्रोवर्शियल कैंडिडेट या बातों से कोई मतलब नहीं है। उन्हें चाहिए कि उनका नुमाइंदा मजबूती से उनके हुकूकों की लड़ाई लड़े, असेंबली से लेके सड़कों तक, और उसी तरीके से उनके लिए डेवलपमेंट का जो मुद्दा है उसको उस पे काम करे। आपने शीला दीक्षित जो है उनकी आपने बात की जी, खास तौर पर, और मैं आपके ऑफिस में भी देख रहा था कि आपके साथ में उनके फोटो हैं जी जी जी। वो किस वक्त का टाइम का है कि आप छोटी सी हैं जी, तो क्या एक तो विरासत में मिलना होता है, जो आप कह रही थी लेगेसी के अंदर आप बिलीव नहीं करती है, बट कहते हैं ना कि जो एक रगों में खून होता है वो दौड़ता है। नहीं, बेशक बेशक बेशक। अब क्योंकि मैं मुद्दों के ऊपर आ जाता हूँ, खास तौर पर ओखला विधानसभा के मुद्दे क्या है, और खास तौर पर तब जब हम देखते हैं कि अलग अलग जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो उनको मुद्दा बना रही है। देखिए यहाँ मेरे हिसाब से जो दिल्ली की 70 विधानसभाएं हैं,
बद से बदतर हालात सिर्फ ओखला विधानसभा के, सारी विधानसभाओं का हशर खराब है, लेकिन जो वर्स्ट कंडीशन में है आज की तारीख में वो ओखला विधानसभा है। और उसका सीधा सीधा एग्जाम्पल देखिए मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से यहाँ मुद्दों का भंडार बन चुका है ओखला। एक मुद्दा नहीं है, यहाँ अनगिनत मुद्दे हैं। चाहे वो आपका सड़कें आप अगर ले लीजिए, सड़कों का जो हशर है, 2-2, 3-3, 5-5 साल से सड़कें खोद के डाल चुके हैं। वहाँ बुजुर्ग भी गिर रहे हैं, बच्चे भी गिर रहे हैं, मैयतें जाने में परेशानी है, किसी को हॉस्पिटल जाना है, बीमारों के लिए परेशानी है। आप सीवेज सिस्टम का हिसाब ले लीजिए, यहाँ पूरा सीवेज सिस्टम तरम भरम है। ये जो 2 वार्ड्स हैं हमारे अबुल फजल और जाकिर नगर वार्ड, वहाँ एक भी एसपीएस नहीं बना हुआ है, सीवेज पंपिंग स्टेशन नहीं है, पानी की निकासी का कोई इलाज नहीं है। जो यहाँ बरसाती नाले होने चाहिए थे, जो नफीस रोड पे मेरे वालिद साहब 2 बार काउंसलर रहे, इंडिपेंडेंट 2 बार एमएलए रहे, उनका ही कराए हुए काम है ये आज तक जो चल रहे हैं। आप पीने के पानी की बात लीजिए, केजरीवाल जी कहते हैं कि हमने 99% दिल्ली में पीने का पानी अवेलेबल करा दिया है। तो आपने ओखला को उस 1% में क्यों रखा है? क्या यही रीजन है ओखला को क्योंकि 10 साल में ओखला में तो एक भी बूंद नहीं आई पानी की, तो क्या ये रीजन है ओखला को आप निगलेक्ट करते हैं कि ये मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज हैं? क्योंकि आपकी तो मुस्लिम एंटी मुस्लिम आइडियोलॉजी में बिलीव करते हैं केजरीवाल जी, आरएसएस की बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं केजरीवाल जी। आप ट्रैफिक का इशू ले लीजिए, केजरीवाल जी कहते हैं कि हम हेल्थ और शिक्षा पे हमने काम करा। 10 साल में ओखला विधानसभा में एक भी नया हॉस्पिटल नहीं खुला, एक भी नया स्कूल नहीं खुला। अगर आपने कोई स्कूल द्वारका में खोला है तो क्या ओखला का बच्चा द्वारका जाके पढ़ेगा? आपने ओखला को क्यों निगलेक्ट करा? एडमिनिस्ट्रेशन आज की तारीख में यहाँ इतना हावी है कि बीएसईएस वाले 2-2 लाख रुपए में मीटर लगाते हैं रिश्वत लेके, और अब तो आलम यह है कि घरों में घुस घुस के रिश्वत मांग रहे हैं। पहले तो ऑफिस में मांगी जाती थी, अब घरों में पहुंच के नहीं। देखिए क्राइटेरिया है, गाइडलाइंस है, लेकिन पिक एंड चूज नहीं होना चाहिए। अगर नहीं लग रहा मीटर तो किसी का नहीं लगना चाहिए। रिश्वतें देके कैसे लग रहा है मीटर अगर उनके लिए भी वही गाइडलाइंस है? तो देखिए इस तरीके की जो बातें हैं और परेशानियां ओखला की आवाम पिछले 10 सालों में फेस कर रही है, वो बहुत ही निंदनीय है। और हमारी कोशिश यही है कि पिछले 10 सालों में ओखला को जिस तरीके से 20 साल पीछे घसीट दिया गया है जो डेवलपमेंट के नाम पर, देखिए मुद्दा डेवलपमेंट है सारा, और लोग भी सिर्फ डेवलपमेंट के नाम पे वोट करेंगे। यहाँ आप डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, आपके बराबर में मैं देखता हूँ यहाँ से यमुना बह रही है, और यमुना के ऊपर बड़ी सियासत होती है। आम आदमी पार्टी ने ये कहा था कि जब हम आएंगे अगली बार तो यमुना में डुबकी लगाएंगे। केजरीवाल का ये स्टेटमेंट है, और इसको लेकर हमने तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं श्री देवेंद्र यादव जी, वो यमुना पे आए थे, इसका इंस्पेक्शन किया था और ओपन चैलेंज किया था केजरीवाल जी को कि आपने जो वादा किया था, आपकी जो जुमलेबाजियां हैं उसको प्रूफ करने का टाइम है, आइए इसमें डुबकी लगा के दिखाइए। लेकिन वो खुद डुबकी नहीं लगाई उन्होंने। और जो हमारी माताएं और बहनें हैं, जो छठ पूजा का एक बड़ा महत्वपूर्ण उनका फेस्टिवल होता है, उसको उन्होंने किस तरीके से लोगों के लिए परेशानी का आलम बना दिया। तो देखिए ये चीजें किसी भी तरह का कोई सिस्टम अब ठीक नहीं रहा है इस सरकार का। करप्शन से डूबे हुए हैं ये लोग, इन पे करप्शन के अनगिनत चार्जेस हैं, और करप्शन के चार्जेस से ही बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तो डेवलपमेंट और विकास की क्या बात होगी? अच्छा, एक डेवलपमेंट की बात हो गई है, इसके अलावा ना अब फ्रीबीज का बड़ा एक मुद्दा चल रहा है। बिल्कुल। और खास तौर पर हम देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी ने 2100 का ऐलान किया, तो कांग्रेस ने कहा भाई 2500 रुपए हम देंगे। तो लोग कैसे एक तरीके से विश्वास कर ले, भरोसा कर ले कांग्रेस पर, क्योंकि वो तो ये कह रहे हैं कि हमने तो पहले से दिया है। बिल्कुल। तो कांग्रेस के ऊपर कैसे बिलीव कर ले? देखिए कांग्रेस पार्टी कोई भी स्कीम लाती है या कोई वादा करती है आवाम से, किसी भी स्टेट की आवाम से, तो वो अपनी बातों पे खड़ी उतरती है और उस पे इम्प्लीमेंटेशन होता है। मैं आपको इसका एक एग्जांपल दे दूं, जब कर्नाटक में इलेक्शन था तो वहां महिलाओं के लिए एक स्कीम लाई गई थी कि उनको इतने रुपए महीना मिलेगा। और आज की तारीख में ये रिकॉर्ड है, आप वहां की औरतों के पास जाइए, उनकी पासबुक चेक कर लीजिए। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी गई थी, शिव कुमार जी ने करी थी कि हमने उनको वो जो वादा किया था उसको निभाया। और आप केजरीवाल जी का ट्रैक रिकॉर्ड निकालिए। पंजाब के इलेक्शन में केजरीवाल जी ने यही फ्रीबीज का लोगों को आंखों में धूल झोंकने का काम किया था, और 3 साल हो गए पंजाब में एक भी महिला के पास कोई पैसे नहीं पहुंचे। तो यही सीधा सीधा आप देख लीजिए एग्जाम्पल के कांग्रेस जो कहती है वो करके दिखाती है, और केजरीवाल जी ने जितनी बातें पिछले 10 सालों में कही है उसमें से एक भी इम्प्लीमेंट नहीं हुई है। एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है वो, खासतौर पर तब जब हम देखते हैं कि ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन तकरीबन 12 से 13 सीटों पर उन्होंने कैंडिडेट उतारे हैं, और हम देखते हैं कि जो मुस्लिम जहां पर अक्सरियत ज़्यादा है वहां पर हम देखते हैं कि जो मुस्लिम पॉपुलेशन वाली जगह पर कैंडिडेट उतारते हैं वो, तो क्या उससे वोट डिवाइड होगा?
देखिए जो यहाँ से MIM ने कैंडिडेट डिक्लेयर किया है, देखिए मेरे हिसाब से MIM जो है वो एक BJP की बी टीम की तरह काम करती है। अच्छा। जो कैंडिडेट है शिफाउर रहमान साहब, वो मेरे भाई हैं, मेरे बड़े भाई हैं, और उनकी जो एहलिया हैं, मैं उन्हें वैसे भाभी कहती हूँ लेकिन मेरी बहन समान है। मैं उनकी बहुत ज़्यादा इज्जत करती हूँ, बहुत ज़्यादा उनसियत है मुझे उनकी फैमिली से और उन लोगों से बहुत मोहब्बत है। लेकिन देखिए जिस तरह से मैं एक बात असदुद्दीन ओवैसी साहब के लिए ज़रूर कहूँगी कि जब CNRC का प्रोटेस्ट हुआ शाहीन बाग में, तब ओवैसी साहब कहाँ थे? जब जामिया पे प्रोटेस्ट के वक्त, CNRC प्रोटेस्ट के वक्त, जब जामिया पे शिफा भाई भी होते थे, जब वहाँ पे लड़कों पे लाठी चार्ज हुआ, तब कहाँ थे ओवैसी साहब? जब दिल्ली में दंगे हुए और जमुना पार में कत्लेआम हुआ 3 दिन, तब कहाँ थे ओवैसी साहब? जब शिफा भाई को अरेस्ट किया गया, तब कहाँ थे ओवैसी साहब? जब 4.5 साल से शिफा भाई जेल में है और उनकी फैमिली सफर कर रही है, उनके बच्चे और बीवी हर तरीके की परेशानी से गुजर रहे हैं, तब कहाँ थे तब कहाँ थे ओवैसी साहब? उनको 4.5 साल में कभी शिफा भाई की याद नहीं आई या कभी हमदर्दी नहीं आई उनसे कि वो एक पॉलिटिकल प्रिजनर बने हुए हैं और फेक केसेस और फेक चार्जेस में उनको फंसाया गया है, तब उन्हें कभी उनसे हमदर्दी नहीं आई। उन्होंने क्यों नहीं कोशिश करी उन लोगों की मदद करने की जो इतने हजार आज भी हमारे मुसलमान भाई पॉलिटिकल प्रिजनर्स बने हुए हैं? इम्तियाज जलील साहब ओखला आते हैं जलसा करने के लिए और सिर्फ शिफा भाई की फैमिली से मिलके चले जाते हैं। क्या यहाँ उमर खालिद नहीं रहते जो एक पॉलिटिकल प्रिजनर है CNRC के? क्या उनसे हमदर्दी नहीं क्योंकि उनको टिकट नहीं दिया गया या उन्होंने इनके साथ हामी नहीं भरी इलेक्शन लड़ने की? या कोई और जितने भी हमारे भाई हैं जो आज भी सलाखों के पीछे हैं बेकसूर, उनके घर क्यों नहीं गए जब ओखला तक आई गए थे हैदराबाद से इतना लंबा सफर करके? तो देखिए ये प्लेन और सिंपल बात है कि आज भी कांग्रेस पार्टी चाहे वो CNRC में खुलकर लोगों के सपोर्ट में खड़ी हो या आज भी सलमान खुर्शीद साहब जैसे बड़े हाई कमांड कांग्रेस के फ्री लीगल एड प्रोवाइड कर रहे हैं पॉलिटिकल प्रिजनर्स को। क्या ओवैसी साहब ने बैरिस्टर होते हुए कभी लीगल एड प्रोवाइड करी किसी को फ्री ऑफ कॉस्ट? उनकी टीम है, उनके पास रिसोर्सेज है, कभी उन्होंने मदद करी नहीं। आपने टिकट देके इस्तेमाल करने की कोशिश करी, आपने फ्री लीगल एड या किसी तरह की रिसोर्सेज से उनकी हेल्प नहीं करी। आपने सोचा कि मैं अपना पॉलिटिकल एजेंडा पूरा करूं उनको इस्तेमाल करके। अच्छा, ये तो महिलाओं की बात हो गई है। एक मुद्दा बहुत है कि खास तौर पर हम देखते हैं कि एनवायरनमेंट को लेकर, इसका मुद्दा हम भी देखते हैं, अभी देख रहे हैं हम लोग AQI लेवल को लेकर कई बार बात होती है और हमने देखा है कि AQI लेवल 400 से ज़्यादा पार हो जाता है। लोगों का ये कहना है कि अगर आप और हम यहाँ पर खड़े हैं तो तकरीबन जब भी AQI लेवल बढ़ता है 400 क्रॉस हो जाता है तो 3 से 4 सिगरेट, 5 से 6 सिगरेट का धुआं हमारे अंदर जाता है। बिल्कुल। तो एक आम दिल्ली वाला हमारा लाइफ स्पैन भी कम हो रहा है। तो एक आम दिल्ली वाला होने के नाते अगर कोई शख्स यहाँ पे जिंदगी गुजार रहा है तो क्या ये इसकी मजबूरी है? नहीं, देखिए कोई शख्स यहाँ ज़िंदगी गुजार रहा है उसकी मजबूरी की बात नहीं है। यहाँ जो सिस्टम और एडमिनिस्ट्रेशन और जो सरकार आके बैठी है ये उनकी नाकामियाँ। अच्छा। जब शीला जी की सरकार थी तब दिल्ली को क्लीनेस्ट सिटी और क्लीन एयर का अवार्ड मिला था और आज के हालात देख लीजिए आप। हर हफ्ते ग्रैब 3 और ग्रैब 4 की जो प्रोहिबिशंस हैं वो इन्वोक किए जाते हैं और रिवोक किए जाते हैं, उनको लगाया जा रहा है, हटाया जा रहा है। कोर्ट की सख्ती है, वरना तो आपको पता ही है कि हर साल इस बार क्योंकि कोर्ट ने सख्ती करी है, सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा इस सरकार की नाकामियों की वजह से, तो ये हालात है कि हमारी आंखों में चुभन नहीं है और हमारी सांस नहीं घुट रही। लेकिन हर साल आपको भी याद है पिछले 10 सालों से कैसे अजाब की तरह हम लोगों के लिए गुजर रहे हैं पूरी दिल्ली के लिए। तो इस वजह से यहाँ तो हालात देखिए पूरी दिल्ली के तहस नहस है, लेकिन ओखला के तो बहुत ही बद से बदतर हालात हैं और इंशाल्लाह देखिए हमें उम्मीदवार के तौर पे कांग्रेस पार्टी ने उतारा है। हम मजबूती से डेवलपमेंट का मुद्दा उठाएंगे, उसी मुद्दे को लेकर लोगों के बीच जाएंगे और अपनी काबिलियत की बुनियाद पर लोगों से वोट मांगे। चलिए, तो बहुत बहुत मुबारकबाद आपको, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे मिलने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। उम्मीद करते हैं कि यहाँ से एक बार फिर से कांग्रेस का वही हाथ या पंजा परचम लहराएगा। अरीबा जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं आने के लिए, मुस्तकबिल के लिए, और उन बेटियों की आवाज ये बुलंद करेंगी जो बेटियां इस वक्त घर से निकलने से डरती है, न सिर्फ विधानसभा में, आने वाले वक्त में संसद तक भी इनका रास्ता इंशाल्लाह क्लियर होगा। फिलहाल के लिए फैक्ट पोस्ट में बस इतना ही, आगे फिर किसी और शख्सियत के साथ होगी मुलाकात, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। आप रखिए अपना बहुत ज्यादा ख्याल, देखते रहिए फैक्ट पोस्ट।